नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबको उस सुहाने सफ़र पर ले जाने के लिए जिसमें हैं गुजरे दौर के गाने और फिल्मी दुनिया के सुने अनसुने अफसाने। स्वागत है आप सबका 92.7 बिग एफएम के इस अनोखे प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। दोस्तों, आज के सुहाने सफ़र में जो किस्से, जो दास्तानें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उनकी एक झलक आपको बताना चाहता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के एक मशहूर स्टूडियो रंजीत स्टूडियो की कहानी। मैं बताऊंगा कि हर साल एवरेज 6 फिल्में बनाने वाला 750 लोगों को काम देने वाला ये रंजीत स्टूडियो क्यों एक ही रात में बर्बादी के कगार पर आ खड़ा हुआ। कब और कैसे एक शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस पद्मा खन्ना ने चाकू फेंका और ये चाकू जा लगा कैमरामैन के हाथ पर। फिर क्या हुआ? मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गए रे। इस गीत को महान कथक सम्राट जिन्होंने इस गीत को कोरियोग्राफ किया था, जो डांस मास्टर थे, लच्छू महाराज ने जब सुना तो डांस कराने से पहले उनकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या हो गया था, क्या कहानी थी और जो हुआ वो क्यों हुआ? सुनने के लिए जुड़े रहें आप मेरे साथ इस पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज के शो की शुरुआत हम करेंगे रंजीत स्टूडियो की कहानी से। इस मशहूर बैनर स्टूडियो की बुनियाद सन 1929 में सरदार चंदूलाल शाह और गौहर जान मामाजी वाला ने मिलकर रखी थी। चंदूलाल जी साइलेंट सिनेमा के दौर के एक नामी निर्देशक थे, तो गौहर जान स्टार हीरोइन। बोलती फिल्मों का जमाना आया तो रंजीत स्टूडियो में साल में 6 के औसत से लगातार फिल्में बनने लगीं। रंजीत के बैनर में टोटल 31 साइलेंट और 127 टॉकी फिल्में बनी थीं। साइलेंट फिल्मों के और टॉकी के शुरुआती दौर के तमाम बड़े स्टार रंजीत स्टूडियो में नौकरी करते थे। इस बैनर की फिल्में लगातार हिट होती थीं। उस्ताद झंडे खां, ज्ञान दत्त और बुलो सी रानी इस बैनर के परमानेंट म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। संगीतकार खेमचंद प्रकाश कलकत्ता से बंबई आए तो वो भी रंजीत में ही काम करने लगे। कलकत्ता से ही आए त्रिलोक कपूर, पृथ्वीराज कपूर, कल्याणी बाई, केदार शर्मा, लीला देसाई, कुंदनलाल सहगल, खुर्शीद और बिपिन गुप्ता जैसे दिग्गजों को भी रणजीत में ही पनाह मिली थी। उस दौर में रणजीत में तकरीबन 750 से ज़्यादा टेक्नीशियन और आर्टिस्ट नौकरी किया करते थे। यहाँ तक कि सरकार ने रणजीत स्टूडियो के लिए अलग से एक राशन की दुकान भी खुलवा दी थी। उस ज़माने में कहावत मशहूर थी कि आसमान से ज़्यादा सितारे रंजीत स्टूडियो में हैं। सेठ चंदूलाल शाह को शेयर बाजार में सट्टा लगाने का और घुड़दौड़ का, हॉर्स रेसिंग का बहुत चस्का था। वो जहां भी हाथ डालते कामयाबी ही हाथ लगती थी। यहां तक कि उनके दोनों घोड़े बालम और चकोरी भी हर एक दौड़ में अव्वल आते थे। हर तरफ से मिल रही कामयाबी ने चंदूलाल शाह के आत्मविश्वास को इतना बढ़ा दिया कि उन्हें रिस्क उठाने में मजा आने लगा। लेकिन चंदूलाल शाह का यह ओवर कॉन्फिडेंस ही रंजीत स्टूडियो के पतन का कारण बना। सन 1944 में कपास के सट्टे में चंदूलाल शाह एक ही दिन में 1,25,00,000 की रकम हार गए। हालात संभालने की बहुत कोशिशें की लेकिन सब बेकार रहा। फाइनली सन 1950 में रंजीत स्टूडियो की तमाम प्रॉपर्टी, तमाम संपत्ति को एशियन इंश्योरेंस कंपनी के पास गिरवी रख देना पड़ा, जिसे आखिर तक छुड़ाया नहीं जा सका। ये थी अपने दौर के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो रंजीत स्टूडियो के उत्थान और पतन की कहानी। कब और कैसे एक शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस पद्मा खन्ना ने चाकू फेंका और ये चाकू जा लगा कैमरामैन के हाथ पर। फिर क्या हुआ? ये किस्सा जानने के लिए सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर
सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। दोस्तों, रामपुर का लक्ष्मण, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। फिल्म में एक सीन था कि पद्मा खन्ना जी को शत्रुघ्न सिन्हा पर चाकू फेंकना था। शूटिंग के समय शत्रु साहब बैठे हुए थे और फिल्म के फाइट मास्टर अजीम साहब ने पद्मा खन्ना को एक जगह निशान लगा के समझाया कि यहां पर छुरी फेंकोगी तो ऐसा लगेगा कि ये चाकू शत्रु साहब को लग रहा है। पद्मा खन्ना को थोड़ी दूर से चाकू फेंकना था और पद्मा खन्ना को वो निशान जो अजीम मास्टर साहब ने लगाया था या बताया था, वो निशान ठीक से दिख नहीं पा रहा था। पद्मा खन्ना ने कई बार कहा कि मुझे निशान ठीक से दिख नहीं रहा, देखिए कहीं कोई गलती ना हो जाए। पर सबने कहा कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, बस तुम चाकू निशान के आसपास भी फेंकोगी तो भी ऐसा लगेगा कि चाकू शत्रु साहब को लग गया और शूट सही होगा। लीजिए साहब, साउंड, कैमरा एंड एक्शन। पद्मा खन्ना ने डरते डरते चाकू फेंका और पद्मा को जिसका डर था वही हो गया। चाकू निशान पर न जाकर सीधे लगा कैमरामैन सुधीर मजूमदार के हाथ पर और हाथ को फाड़ता हुआ निकल गया। शूटिंग में अफरा तफरी मच गई। मजूमदार साहब का हाथ बुरी तरह से घायल हो गया, ब्लीडिंग होने लगी, डॉक्टर बुलाया गया। लेकिन इस घटना से पद्मा खन्ना का हो गया बुरा हाल, डर से कांपने लगी और इस घटना के बाद कुछ दिनों के लिए शूटिंग बंद करनी पड़ी। अब जब दोबारा इस सीन को फिल्माया गया तो पद्मा जी को असली की जगह डमी यानी नकली चाकू दिया गया ताकि गलती से भी किसी तरह की दुर्घटना की कोई स्कोप ही ना रहे। अब आप जब भी ये फिल्म रामपुर का लक्ष्मण देखेंगे तो इस घटना को याद करते हुए देखिएगा और ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम हिंदुस्तानी वो कौम हैं कि जब तक ट्रेजेडी ना हो जाए तब तक हम बचाव का कोई उपाय कभी करते ही नहीं है। आप समझे ना। मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, इस गीत को महान कथक सम्राट जिन्होंने इस गीत को कोरियोग्राफ किया था, जो डांस मास्टर थे, लच्छू महाराज। लच्छू महाराज ने जब सुना तो डांस कराने से पहले उनकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या हो गया था, क्या कहानी थी और जो हुआ वो क्यों हुआ, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। ये गीत आज भी जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। राग गारा पर आधारित ये रचना है। मुगल आजम के इस गीत के फिल्मांकन से जुड़ा एक किस्सा आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ इस गीत को पिक्चराइज करने के लिए, कोरियोग्राफ करने के लिए एक ऐसे डांस डायरेक्टर की तलाश में थे जो इस गाने को जस्टिफाई कर सके, जो कमाल की कोरियोग्राफी कर सके। फिल्म के संगीतकार नौशाद साहब ने कालका बिंदादीन घराने के चश्मचिराग महान कथकीय लच्छू महाराज के नाम का सुझाव दिया। के आसिफ ने सुना इस सुझाव को, जानकारी हासिल की और कन्विंस हो गए कि लच्छू महाराज ही इस गीत को कोरियोग्राफ करेंगे। सेट पर जब पिक्चराइजेशन के समय जब लच्छू महाराज ने इस गीत को सुना तो डांस कराने से पहले उनकी आंखों से आंसू बह निकले। के आसिफ को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सेट पर मौजूद नौशाद साहब से कहा, ये रो क्यों रहे हैं, डांस शुरू क्यों नहीं करवाते। नौशाद साहब ने अलग जाकर लच्छू महाराज से पूछा, महाराज जी क्या बात है, इतने जज्बाती हो गए आप, आंसू निकल पड़े। लच्छू महाराज ने कहा कि उन्हें याद आ गई अपने पूर्वजों की, कालका बिंदादीन महाराज की, जो कि नवाब वाजिद अली शाह के यहां दरबारी नर्तकीय थे
और ये कंपोजिशन, ये गीत उनका फेवरेट था। इतने सालों बाद इस गीत को सुनने के बाद उन्हें अपने पिता की याद आ गई और बस इस याद ने आंसू निकाल दिए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये पारंपरिक रचना को ही फिल्म में आधार बनाकर नौशाद साहब ने इस्तेमाल किया है। उसके बाद जब इस गाने का फिल्मांकन शुरू हुआ तो लच्छू महाराज को 5 दिन का समय लग गया, क्योंकि राधा के रोल में मधुबाला जैसी सुंदर हीरोइन एकदम परफेक्ट तो थी, परंतु वो क्लासिकल डांसर नहीं थी, जिसके चलते वो सही तरह से नृत्य की मुद्राएं, नृत्य के फुटस्टेप्स, नृत्य के भाव नहीं कर पा रही थी। बहुत मेहनत के बाद भी जब बात नहीं बनी तो दूसरी तरकीब निकाली गई। पिक्चराइजेशन में मधुबाला के क्लोज शॉट्स लिए गए और लॉन्ग शॉट्स के लिए लच्छू महाराज की एक शिष्या को बॉडी डबल के रूप में इस्तेमाल किया गया और इस तरह से गाने की शूटिंग पॉसिबल हुई। लच्छू महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, कालका बिंदादीन महाराज को प्रणाम करते हुए, ये 3 भाई थे, आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे बड़े थे अच्छन महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। लखनऊ घराने के चश्मो चिराग हैं। लखनऊ घराना जो नृत्य का घराना है, कथक नृत्य का। अच्छन महाराज के जो पुत्र हैं उन्हें आज हम पंडित बिरजू महाराज के नाम से जानते हैं, कथक सम्राट हैं। और बिरजू महाराज तो जो इस गीत के ऊपर जो माखन चोरी की जो भाव करते हैं, कृष्ण जब मक्खन चुराते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता होगा, ओरिजिनल यही होगा। शक्ति सामंत का हो गया था एक्सीडेंट, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े उन्हें ख्याल आया हावड़ा ब्रिज बनाने का। पैसे नहीं थे इतने, फिर भी फिल्म बनी। कैसे, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। फिल्म हावड़ा ब्रिज कैसे बनी, ये किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि शक्ति सामंत ने अपनी पहली कार खरीदी और पहली कार के साथ ही पहला एक्सीडेंट हो गया। 3 हड्डियां टूट गईं और डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट की हिदायत दे दी। पड़ गए बिस्तर पर। बिस्तर पर पड़े पड़े शक्ति सामंत सोचने लगे वक्त कैसे काटा जाए। उनके दिमाग में आया कि निर्देशन तो वो कर ही चुके हैं, क्यों ना प्रोड्यूसर बन लिया जाए। उन्होंने फटाफट एक कहानी सोच भी ली और फैसला किया कि इस कहानी को अशोक कुमार और मधुबाला को लेकर बनाएंगे। और जब उनके एक लेखक दोस्त रंजन घोष उनसे मिलने आए तो उन्हें इस कहानी पर फिल्म लिखने का जिम्मा दे दिया गया। लेकिन शक्ति सामंत के पास प्रोड्यूस करने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अशोक कुमार से गुजारिश की कि वो मधुबाला से कहें कि वो इस फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट थोड़ा कम कर ले। अशोक कुमार ने मधुबाला को फोन किया, शक्ति सामंत से बात करवाई और मधुबाला ने 1 रुपया साइनिंग अमाउंट लेकर फिल्म के लिए कंसेंट दे दी। फिल्म के संगीत के लिए शक्ति सामंत ने चुना ओपी नैयर को। ओपी नैयर ने कहा, मैं फ्री में तो करूंगा नहीं, आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए और कंसेंट ले लीजिए। और इस तरह से ओपी नैयर को दिए 1000 रुपये और मधुबाला को दिए 1 रुपये में, यानी कि टोटल 1001 रुपये में हावड़ा ब्रिज की नींव रखी गई। और ताज्जुब करेंगे, एक ही हफ्ते के अंदर यह अनाउंसमेंट के बाद ही फिल्म टेबल पर ही बिक गई और इस तरह शक्ति सामंत बन गए एक कामयाब निर्देशक के साथ साथ एक कामयाब प्रोड्यूसर भी। एक शायर के बारे में चर्चा करेंगे जो कई सालों तक अपनी बीवी से मिलने घर ना जा सका और जब जाना हुआ तो पता चला कि उसकी बीवी इस दुनिया छोड़कर जा चुकी है। कौन था ये शायर, क्या था ये किस्सा, बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। जानिसार अख्तर
जानिसार अख्तर ने CID, नूरी, रज़िया सुल्तान जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे थे। बचपन से ही जानिसार अख्तर नज़में और गज़लें लिखा करते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1939 में फर्स्ट क्लास MA किया और 1940 से 1947 तक ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में लेक्चरर रहे। उनका विवाह हुआ मशहूर शायर मजाज की बहन सफ़िया से। सफ़िया भी खुद बहुत अच्छी शायरा थी और उर्दू साहित्य में उनकी किताब ज़ेर नज़र की वजह से उनका नाम बहुत गर्व के साथ लिया जाता था। 1947 के सितंबर महीने में कम्युनल राइट्स की वजह से जानिसार अख्तर ने ग्वालियर के कॉलेज के उर्दू के प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी और फिर भोपाल आ गए और वहाँ पर कुछ अरसा हमीदिया कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर भी रहे और अंततः 1948 में यहाँ की नौकरी से भी इस्तीफा देकर अपने परिवार को, अपनी बीवी को भोपाल में ही छोड़कर किस्मत आजमाने, किस्मत को बेहतर बनाने बंबई चले आए। बंबई आकर बहुत संघर्ष किया और इसी संघर्ष ने उन्हें वो दिन दिखाए जहां जेब में ना पैसे था ना पेट में रोटी। मुफलिसी के हालातों में अचानक उन्हें खबर मिली कि उनकी बीवी सफ़िया की तबीयत बहुत खराब हो गई है और उन्हें भोपाल से लखनऊ ले जाया जा रहा है। जितनी जल्दी हो लखनऊ चले आएं। एक तरफ बीमार बीवी, दूसरी तरफ हालात, मुफलिसी, गरीबी। एक फूटी कौड़ी नहीं, कोई ऐसा सहारा भी नहीं जो मदद कर सके कुछ पैसे देकर ताकि लखनऊ जाया जा सके। जानिसार अख्तर ने पैसे की जुगाड़ के लिए कहां कहां चक्कर नहीं काटे। छोटे मोटे काम ढूंढने लगे ताकि किसी तरह इतने से पैसे मिल जाएं जिससे लखनऊ का टिकट खरीदा जा सके। कुछ पैसा तो मिला, इसी पैसे से लखनऊ का टिकट खरीदा गया। लेकिन जब लखनऊ पहुंचे तब उनकी प्यारी सफ़िया, बिलवड वाइफ, जा चुकी थी हमेशा के लिए। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। वापस आकर बताऊंगा उस गीतकार के बारे में जिसने अपने जीते जी ये वसीयत की थी कि मरने के बाद उसके शरीर को हॉस्पिटल को दे दिया जाए ताकि वो किसी के काम आ सके। कौन था ये गीतकार बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अब मैं जिक्र करना चाहूंगा एक ऐसे गीतकार का जिसने बचपन से ही बहुत दुख झेले थे, लेकिन रियल लाइफ में यारों का यार, हंसमुख, जिंदा दिल इंसान, और इस जिंदा दिल इंसान का नाम था श्री गुलशन बावरा। गुलशन बावरा दिखने में दुबले पतले, लेकिन पर्सनैलिटी खिलते, ठहाका लगाते इंसान की। बचपन में विभाजन के समय उन्होंने जो दुख झेले वो बहुत गहरे, कभी ना भुलाने वाले हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में उसकी छाप कहीं नहीं दिखाई दी। वो कवि से ज्यादा कॉमेडियन दिखाई देते थे। इस गुण के कारण कई निर्माताओं ने उनसे अपनी फिल्मों में रोल भी करवाए। विभाजन का दर्द उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। राहुल देव बर्मन उनके बहुत करीबी यार थे। राहुल देव बर्मन के घर में अक्सर सभी दोस्तों की बैठक होती थी और गपबाजी होती, हंसी मजाक, ठहाके लगाए जाते थे। गुलशन बावरा उस सर्कस के परमानेंट जोकर थे। यहीं से उनकी दोस्ती हुई किशोर कुमार से। इस दोस्ती में दोनों मिलकर हंसी मजाक की नई नई सिचुएशन तलाश करते थे। और सबसे अहम बात यह भी थी कि गुलशन बावरा ने वसीयत कर दी थी कि जब उनकी मौत हो जाए तो उनका शरीर मुंबई के जे हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया जाए ताकि मरने के बाद भी उनके शरीर के अंग दूसरों के काम आ सकें, दूसरों को नई जिंदगी दे सकें। और जब 7 अगस्त 2009 को लंबी बीमारी के बाद गुलशन जी का देहांत हो गया
तो गुलशन जी की इच्छानुसार उनके मृत शरीर को जे हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया गया। आज गुलशन बावरा जी हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ, उनके गीत हमेशा फिजाओं में गूंज कर उनके होने का एहसास कराते रहेंगे। आप हमारे शोज बिग एफएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो SMS कीजिए। हमारा नंबर है 55454। प्लीज राइट बिग स्पेस एंड देन योर मैसेज। और फेसबुक पर मुझे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।